हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लव्य खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिज जियो हब पे। आप सबने खबरें तो सुनी होंगी यूएस और ईरान के बीच चल रही वॉर की। इस वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि तेल का रास्ता पूरी दुनिया के लिए बंद हो चुका है। पूरी दुनिया ये मानती है दैट ईरान इज एन अल्टीमेट विलन, बट दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज ईरान विलन बना नहीं, उसे विलन बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस, बाय द यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज। तो ऐसे में हमारा इतिहास में खोजना और भी ज़रूरी हो जाता है, ये जानने के लिए कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई थी ईरान के साथ कि ईरान को विलन बनना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम ईरान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले मेरे इस चैनल हिज जियो हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ईरान में 4000 बीसी के बाद के कुछ आर्किटेक्चर्स मिले। ये आर्किटेक्चर्स इस बात को प्रूव करते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज के बाद यानी कि 4000 बीसी के बाद ईरान में ह्यूमन एग्जिस्टेंस पाई गई। 4000 बीसी टू 2000 बीसी ईरान के लिए ये 2000 साल शांतिपूर्वक रहे। लेकिन फिर 2000 बीसी के बाद से बहुत सारी ट्राइब्स जैसे मीडियन, पर्शियन, पार्थियन, असीरियन, ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स आके ईरान में बसने लग गई और ये ट्राइब्स आपस में ही लड़ती रहती थी ईरान में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश करने के लिए। लेट 10th सेंचुरी बीसी में अपना सबसे पहला किंगडम एस्टैब्लिश किया असीरियन ट्राइब ने, जो 7th सेंचुरी बीसी तक चला। 7th सेंचुरी बीसी में मीडियन ट्राइब ने असीरियन किंगडम पर अटैक कर दिया और अपना मीडियन किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया और 615 बीसी तक मीडियन एम्पायर लगभग पूरे ईरान में अपनी टेरिटरीज को फैला चुका था। लेकिन फिर 550 बीसी में साइरस द ग्रेट नाम के एक पर्शियन व्यक्ति ने पर्शियन रिवोल्ट की शुरुआत की और मीडियन एम्पायर का भी अंत हुआ। फिर साइरस द ग्रेट ने फाउंड किया अकेमेनिड एम्पायर को, जो आज पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। साइरस द ग्रेट ईरान के मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर में से एक थे। लेकिन 330 बीसी में अकेमेनिड एम्पायर का भी अंत हुआ जब मैसेडोनिया से ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर आया और अकेमेनिड एम्पायर पर हमला करके उसकी सभी टेरिटरीज को कब्जा लिया। फिर आता है 2nd सेंचुरी बीसी का दौर, जब पार्थियन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन 224 बीसी में पार्थियन एम्पायर भी कोलैप्स कर गया और फिर सैसनिड एम्पायर ने पूरे ईरान को टेक ओवर कर लिया। लेकिन सैसनिड एम्पायर के टाइम पे ज़्यादातर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली ईरान की, जितनी पिछले एम्पायर्स के टाइम पे देखने को मिली थी, क्योंकि सैसनियन एम्पायर का सबसे ज़्यादा टाइम गया रोमन्स के साथ वॉर में। फिर जब राशिदून कैलिफेट एस्टैब्लिश हुआ 632 एडी में, तब राशिदून कैलिफेट ने सैसनिड एम्पायर के सभी टेरिटरीज को कब्जा लिया और सैसनिड एम्पायर का अंत कर दिया। फिर आता है 1219 से 1221 का दौर, जब चंगेज खान के हमले ईरान पे काफ़ी तीव्र होते जा रहे थे। इन हमलों के दौरान ईरान की 3rd 4th पॉपुलेशन ख़त्म हो गई और बाकी की बची कुची कसर 1370 में तैमूर लंग ने पूरी कर दी, क्योंकि तैमूर लंग ने ईरान पे अटैक किया और तिमुरिद एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन तैमूर लंग की मृत्यु के बाद इस एम्पायर को कोई भी कैपेबल लीडर नहीं मिला, इसलिए 1501 में सफ़ाविद एम्पायर ने ईरान को टेक ओवर कर लिया और सफ़ाविद एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। सफ़ाविद एम्पायर ने इस्लाम की शिया ब्रांच को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया, इसलिए सफ़ाविद एम्पायर को शिया इस्लामिक एम्पायर भी कहा जाता है। लेकिन शिया सफ़ाविद एम्पायर अपने वेस्ट में ऑटोमन एम्पायर
और ईस्ट में इंडिया के मुगल एम्पायर से घिरा हुआ था। और ऑटोमन और मुगल एम्पायर दोनों ही सुन्नी इस्लामिक एम्पायर्स थे। शिया सुन्नी की लड़ाई के चलते ये तीनों एम्पायर्स कभी भी एक साथ नहीं हो पाए। फिर 1700 का दौर आया जब सफाविद एम्पायर भी कोलैप्स कर गया और सफाविद एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। फिर सफाविद एम्पायर जब कोलैप्स करना शुरू हुआ तब उसमें से एक किंगडम था अफराशिद किंगडम, जिसको आगे चलकर 1739 में नादिर शाह नाम का एक राजा मिला। जी हाँ, वही नादिर शाह जिसने भारत पर बड़ी क्रूरता से हमला किया था। भारत उस वक्त इतना अमीर था, ये इस बात से पता चलता है कि जब नादिर शाह भारत की सारी धन दौलत लूट के वापस ईरान आया तब उसने अपनी जनता का 2 साल का सारा टैक्स माफ कर दिया। फिर 1747 में नादिर शाह की डेथ के बाद ईरान पॉलिटिकल टर्मोइल के पीरियड में चला गया था। इस बीच सबसे पहले तो 1750 में नादिर शाह के एक मिलिट्री कमांडर करीम खान ने अफराशिद एम्पायर को टेक ओवर किया और 1779 तक कुछ सालों के लिए ये अफराशिद किंगडम तो अच्छी हालत में रहा। लेकिन फिर 1779 में जब करीम खान की डेथ हुई तब फिर से पावर के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के बीच में। फिर इसी बीच 1794 में आगा मोहम्मद खान नाम के एक और मिलिट्री कमांडर आए। उन्होंने ईरान को टेक ओवर किया और कजर डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की। हालांकि आगा मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद कोई भी कैपेबल सक्सेसर नहीं आया उनका, लेकिन फिर भी ये डायनेस्टी 1925 तक बरकरार रही ईरान में। तो 1901 के मई महीने के दौरान ईरान के सुल्तान थे मुजफ्फर अद-दीन शाह कज्र, जिन्होंने ब्रिटेन के एक एंटरप्रेन्योर विलियम नॉक्स डार्सी के साथ डार्सी कंसेशन नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन का सारा कब्जा हो गया ईरान के मेन सोर्स यानी कि ईरान के सभी ऑयल सेंटर्स पे। जैसा कि ब्रिटेन हर कॉलोनी के साथ करता आ रहा था अपनी, कुछ कॉलोनीज के ऊपर इनडायरेक्टली कब्जा किया ब्रिटेन ने, कुछ के ऊपर डायरेक्टली कब्जा किया ब्रिटेन ने। ईरान को इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल के अंडर रखा ब्रिटेन ने डार्सी कंसेशन के तहत कहा कि ईरान जो भी ऑयल का ट्रेड करेगा उस ट्रेड का जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को जाएगा और छोटा सा हिस्सा ईरान के पास रह जाएगा प्रॉफिट का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान को अपने ही तेल के लिए ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना पड़ता था प्रॉफिट से कहीं गुना ज्यादा। इससे ईरान की जनता नाखुश थी। इसलिए 1925 में रेजा शाह नाम के एक मिलिट्री कमांडर थे ईरान के, जिन्होंने कजर डायनेस्टी का तख्ता पलट कर दिया और ईरान के सुल्तान बन गए, ईरान के शाह बन गए। ये ईरान की आखिरी डायनेस्टी थी जिसने 1979 तक यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशन तक ईरान को चलाया। फिर रेजा शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह ईरान की गद्दी पे बैठे। मोहम्मद रेजा शाह ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी यूरोप में, इसलिए वो यूरोपियन माइंडसेट के थे। मोहम्मद रेजा शाह पूरे ईरान में डेमोक्रेसी लाए। इसी डेमोक्रेसी के चलते 1951 में जब इलेक्शंस हुए तब ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक ने एक सिंपल सी बात कही कि जब ऑयल हमारा है, तेल हमारा है, तो उस पे हक ब्रिटेन का क्यों हो? तेल के ट्रेड से जो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है
उस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को क्यों जाए, और प्रॉफिट से भी कई गुना ज्यादा टैक्स हम ही क्यों पे करें ब्रिटेन को, वो भी अपने ही तेल के लिए। उन्होंने ये एक सिंपल सी बात कही, लेकिन इस सिंपल सी बात ने उन्हें ईरान की जनता के सामने एक पॉपुलर लीडर की तरह खड़ा कर दिया। अब मोहम्मद मोसादेक ने ईरान के सभी ऑयल सेंटर्स को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आए। इससे ब्रिटेन की ईगो हर्ट हो गई और फिर ब्रिटेन ने यूएसए से हेल्प मांगी। यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एकेडमी ने मोहम्मद मोसादेक की सरकार का तख्ता पलट करा दिया 1953 में। इसको सीआईए ने नाम दिया ऑपरेशन एजेक्स, जिसे हम कू 53 के नाम से भी जानते हैं। जब मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट हो गया तब उसी वक्त उन्हें जेल भेज दिया गया और फिर शाह का रूल दोबारा से एस्टैब्लिश हो गया ईरान में 1953 के अंदर। अब मोहम्मद रेजा शाह के रूल से एक बेनिफिट तो हुआ ईरान को कि मोहम्मद रेजा शाह मॉडर्नाइजेशन इतनी तेजी से ले आए कि विमेन्स को बीकनी क्लोथ्स पहनने की इजाजत मिल गई और उन्हें राइट टू एजुकेशन भी मिला, पढ़ने का अधिकार भी मिला। लेकिन वो इतनी तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे ईरान का कि मानो ईरान दूसरा यूरोप बनने जा रहा था। ईरान की जनता 90% मुस्लिम धर्म को मानती थी, इसलिए ईरान की जनता मोहम्मद रेजा शाह से नाखुश थी। तो इसी बीच आयतुल्ला खौमेनी नाम के एक लीडर प्रकट हुए जो ईरान की जनता के बीच बहुत ही पॉपुलर हुए। उन्होंने कहा कि ईरान की 90% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानती है, तो ईरान को एक कट्टर इस्लामिक नेशन होना चाहिए, जिससे पूरी ईरान की जनता सहमत थी। इस वजह से मोहम्मद रेजा शाह ने आयतुल्ला खौमेनी को निष्कासित कर दिया और फ्रांस में एग्जाइल पर भेज दिया। 1979 के दौरान फिर ईरान के एक न्यूज़पेपर ने आयतुल्ला खौमेनी के लिए ट्रेटर शब्द का यूज किया, गद्दार शब्द का यूज किया। इससे ईरान की जनता भड़क गई और सड़कों पे उतर आई। मोहम्मद रेजा शाह ने रियलाइज किया कि उसका रूल खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी जनता आयतुल्ला खौमेनी के सपोर्ट में है। इसलिए मोहम्मद रेजा शाह ईरान से भाग गए और फरवरी 1979 में आयतुल्ला खौमेनी फ्रांस से वापस ईरान आ गए। यहाँ से ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ और आयतुल्ला खौमेनी ने ईरानियन रेवोल्यूशन को लीड किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। फिर 1979 से लेकर 2026 तक ईरान पर खौमेनी परिवार का शासन चलता है। 1979 से 1989 तक आयतुल्ला खौमेनी पावर में रहे। फिर 1989 में आयतुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे अली खौमेनी 1989 से लेकर 2026 तक, यानी कि इस साल तक, जब तक यूएसए और इजराइल के फाइटर जेट्स ने उनको खत्म नहीं कर दिया, तब तक वो ईरान को लीड करते रहे। फिर अब अली खौमेनी की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुश्तबा खौमेनी ईरान के नए रूलर हैं, ईरान की बागडोर संभाले हुए हैं। अब बात करते हैं कि ईरान को विलन मानते क्यों हैं लोग। क्योंकि ईरान ने अपनी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश कर रखी थी अलग अलग देशों में। जैसे सीरिया में आईएसआईएस, गल्फ ऑफ एडन के पास हूती रिबेलियंस और लेबनान के मिलिटेंट्स, इन सबको ईरान ने ही सेटअप किया है। ईरान ने ही अलग अलग देशों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिठा रखे हैं ताकि वो
कंट्रीज को काउंटर कर सके। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।